दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ वीक जुलाई का करंट अफेयर जो कि सप्ताह भर में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज चर्चा में रहे हैं उसको इस क्लास में कवर किए हुए हैं। दोस्तों जितने भी आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें ये सब जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करके ला रहे हैं वो सब आप लोग के लिए ही और आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है आप लोग के एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों जो आज का पहला क्वेश्चन है वो जो कि चर्चा में रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल 143 है वो किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार अधिकारिता, यानी क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाहकार का अधिकार, मतलब कोई भी कानून अगर बनता है तो सलाह लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ है। तो ये किसको सिर्फ दिया गया है, तो ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को ही दिया गया है। किसको? राष्ट्रपति को ही दिया गया है ये अधिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो 143 में ये बताता है, लेकिन 143 वहीं पे ये बताता है वन की स्वेच्छा से सुप्रीम कोर्ट दे या ना दे उस पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? 143 बोल रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जो 1993 में जब राम जन्मभूमि का मामला हुआ था तो उस समय राय देने से इनकार कर दिया था। किसको? प्रेसिडेंट को इस चीज के लिए इनकार कर दिया था। तो ये किस आर्टिकल के तहत किया गया था? तो 143 के 1 के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले किसी भी विधेयक को पारित करने से पहले। और वही 143 का 1 क्या बोल रहा है कि स्वेच्छा से दे सकता है या नहीं दे सकता, यह जो शक्तियां दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्निप्स यानी सोलर इरप्शन इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के क्रोमोस्फीयर की गतिशीलता का विश्लेषण करना। क्या बोल रहा है? सूर्य के क्रोमोस्फीयर की गतिशीलता का विश्लेषण करना मिशन, ये इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, ये जो है यूवी किरण के अध्ययन को ज्यादा डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इस मिशन को साउंडिंग रॉकेट के माध्यम से इस अध्ययन किया जाएगा, जो 10 मिनट से कम में इसकी उड़ान होगी। क्या होगी? 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा, ठीक है, वहां तक पहुंचने में। दोस्तों और भी क्या है कि क्रोमोस्फीयर सूर्य की दृश्य सतह और उसके बाहरी परत के बीच स्थित होता है। ठीक है, जहां पर सौर ज्वाला और प्लाज्मा गतिविधियां देखी जाती है। इसी को यहाँ पे क्या विश्लेषण करेगा। ठीक है, विश्लेषण करेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में मतदान को परहेज करने की नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में मतदान को परहेज, यानी कि परहेज का मतलब कि नहीं मतदान नहीं करना, मतलब किसी अगर मतदान हो रहा हो तो वहां पे भाग ना लेना। मुख्य उद्देश्य जो है वो द्विपक्षीय संबंधों, इसका सही आंसर होगा द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखना और गुटीय राजनीति को बचाना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों क्योंकि अभी वर्ल्ड में बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसके बीच में अगर मध्यस्थता या तो फिर किसी के पक्ष में अगर भारत बात करता है या वोटिंग करता है तो भारत के लिए ट्रेड को लेकर के बहुत बड़ा लॉस होगा। इस कारण से भारत यूएनओ में जो है मतदान से परहेज कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है असम सरकार द्वारा दुग्ध किसानों को प्रति लीटर दूध पर कितनी सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। क्या बोल रहा है कि असम सरकार द्वारा हाल ही में दुग्ध किसानों यानी दूध उत्पादन जो करते हैं वो किसानों को प्रति लीटर दूध कितनी सब्सिडी देने की योजना बनाई है। तो 5 रुपए की सब्सिडी मिलेगी पर लीटर में। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों, ये जो असम में सबसे बड़ा जो दुग्ध उत्पादन
प्लांट है वो कहाँ पे है, तो गुवाहाटी में है, याद रखिएगा गुवाहाटी में है। कहाँ पे, गुवाहाटी के प्लांट पुराबी डेयरी प्लांट जो है कौन है, पुराबी, याद रखिएगा पुराबी डेयरी प्लांट। ठीक है, इसका जो योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों क्या है, दूध उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय को सुधारना, दुग्ध उत्पादन के वो बढ़ाना। अगर सब्सिडी मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी किसान है वो इंटरेस्ट लेंगे इस चीज में, ये व्यवसाय में, और किसान की आय भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन द्वारा निर्मित किया जा रहा एक नया जल विद्युत बांध किस नदी पर स्थित है। क्या बोल रहा है, चीन द्वारा निर्मित किया जा रहा नया जल विद्युत बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यारलुंग सांगपो नदी। क्या है, हारलुंग सांगपो नदी। दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध तिब्बती पठार के पूर्वी किनारे, जो तिब्बत पठार है, तिब्बत पठार के पूर्वी किनारे पर आरलुंग सांगपो नदी, इसको क्या नाम है, चाइना में इसका नाम है आरलुंग सांगपो, चाइना में ये रहता है। ये अगर इंडिया में आ जाता है तो इसी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ये कहाँ पे, इंडिया में, और ये कहाँ पे, चाइना में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस परियोजना से प्रति वर्ष जो है वो कितनी, तो 3000 अरब, 3000 अरब जो किलोवाट पर आवर जनरेट कराने का, जो उत्पन्न कराने का लक्ष्य है। ठीक है, यह परियोजना जो है वो 2030 तक कंप्लीट होने की संभावना है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। दोस्तों आप थंबनेल में देखे होंगे हॉर्नबिल का जो फोटो है वही है। ठीक है, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो अगर आप लोग जानते हैं तो पक्का आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये जो कहाँ स्थापित किया गया, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। हॉर्नबिल पक्षी वनों की प्राकृतिक बीज फैलाने वाले हैं। दोस्तों जो ये हॉर्नबिल होते हैं वो प्राकृतिक रूप से जो बीज है, किसी भी पेड़ के बीज लेते हैं और कहीं दूसरे पे जाकर के छोड़ देते हैं। तो इसका एक और नाम भी दिया गया है कि वनों का किसान। हॉर्नबिल को और क्या नाम से संबोधित किया जाता है, तो वनों का किसान। ठीक है, याद रखिएगा वनों का किसान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी जो हॉर्नबिल है वो 4 प्रजाति पाई जाती है, टोटल 4 प्रजाति पाई जाती है, याद रखिएगा टोटल 4 प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संजय कौल को हाल ही में किस संस्था के एमडी और समूह के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो गिफ्ट सिटी को। किसे, गिफ्ट सिटी को। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, मतलब गिफ्ट का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये संजय कौल को भारत के पहले स्मार्ट सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी आईएफएससी गिफ्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और समूह सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो ये भारत का जो पहला है आईएफएससी, जिसे वैश्विक वित्तीय हब के रूप में विकास किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो संजय कौल है वो आईएएस अधिकारी हैं, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में गिफ्ट सिटी के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है वो इसके पहले किस पद पे कार्यरत थे, तो आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीपक बगला को हाल ही में किस मिशन निदेशक मतलब डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये अटल नवाचार मिशन के तहत। किसे, अटल नवाचार मिशन। दोस्तों क्या बोल रहा है कि भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है ये एआईएम जो है, अटल नवाचार मिशन है, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो नीति आयोग के अंतर्गत आती है। नीति आयोग के अंतर्गत आती है, नीति आयोग के अंतर्गत
आती है। दीपक बगला इसके पहले जो थे, ये दीपक बगला जो एआईएम के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वह इसके पहले इन्वेस्ट इंडिया के प्रमुख थे, जो भारत सरकार के निदेश एवं संवर्धन को सुविधा एजेंसी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नए नए रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता कितनी थी? हाल ही में एक भूकंप आया था रूस में, उसकी तीव्रता कितनी है, सिंपल सा पूछ रहा है। ये 7.4 की तीव्रता थी इसकी। दोस्तों जो कमचटका प्रायद्वीप है उसमें टोटल 127 ज्वालामुखी है, मुख्य, जिसमें अभी भी एक्टिव यानी सक्रिय 22 है टोटल। एक्टिव अभी भी वहां पे ज्वालामुखी मतलब वहां से निकल रहे हैं। ठीक है। दोस्तों ये कमचटका प्रायद्वीप जो कहाँ पे स्थित है, तो प्रशांत प्लेट और अमेरिका प्लेट, अमेरिका प्लेट के बीच में है ये, यहाँ पे। ठीक है, कमचटका, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा किस वर्ष शुरू की है? तो ये 2025 में, मतलब अभी का न्यूज है तो रिसेंट में ही 2025 में ही ये शुरू की है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, वो हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। क्या है? हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य है राज्य को सरकार का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने का। ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य है, इस कारण से ग्रीन हाइड्रोजन वैली की घोषणा किया गया है। ठीक है, 2029 तक इसकी जो अनुमानित है कि 2029 तक 15 लाख मीट्रिक टन, 2029 तक 15 लाख, सॉरी 15 लाख मीट्रिक टन जो हाइड्रोजन उत्पादन बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? क्या बोल रहा है कि भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो झारखंड में। इसके जो उद्देश्य है दोस्तों की पर्यटन विकास जो है निगम को वो बढ़ावा देना है, यानी इस परियोजना की जो निगरानी होगी JTDC के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? JTDC मतलब झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत इसकी देखरेख की जाएगी, जिसमें क्या होगा कि आसपास के जितने भी क्षेत्र है उनको सबको सर्वे किया जाएगा, कवर किया जाएगा उन लोगों को। ठीक है, जैसे होगा धार्मिक स्थल हो गया, प्राकृतिक जितने भी टूरिस्ट स्थल है उन लोगों को, घाटियों को, मंदिरों को, इत्यादि को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है SIA स्किल इंडिया असिस्टेंट। स्किल इंडिया असिस्टेंट किस माध्यम से उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है? तो वेबसाइट एंड व्हाट्सएप के माध्यम से। किसे? वेबसाइट एंड व्हाट्सएप के माध्यम से उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों ये डिजाइन ऐसा है कि इंटरनेट स्पीड और साधारण जो स्मार्टफोन है उसमें प्रभावी रूप से कार्य करता है। मतलब अगर थोड़ी सी भी अगर इंटरनेट की स्पीड हो तो बढ़िया से काम करेगा। ठीक है, इसलिए इसका एक डिजाइन किया गया। दोस्तों ये थ्री लैंग्वेज में बनाया गया है। पहला तो हिंदी, इंग्लिश, और ये दोनों को कंबाइंड है इंग्लिश, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो डेवलप किया गया है वो डेवलप किया गया है NSDC के द्वारा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा डेवलप किया गया है, याद रखिएगा ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी योजना दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों के लिए शुरू की गई है? क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी योजना है जो दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों के लिए शुरू की गई है? तो उसका जो सही आंसर होगा वह मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना, जो कि सिर्फ छात्रों के लिए ही इस योजना का आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से एक बार फिर से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनेस्को से सदस्यता फिर से वापस ले ली है। दोस्तों जो अमेरिका है यूनेस्को में 25% की पार्टनरशिप है, मतलब 25% बजट का वो अकेले पे करता है अमेरिका। इसलिए वो चाहता है कि मेरा जो प्रॉफिट हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। इसके अलावा दोस्तों यूनेस्को की तीसरी बार वापसी जो हुई है वो उसके पहले कौन कौन से टाइम पे हुई है? तो 1984 में एक बार हुई थी, और दूसरी बार 2017 में, और 2017 में, और अब 2025 में। तो ये याद रखिएगा कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका
कितने बार यूनेस्को में वापसी की है? तो पहला 1984, दूसरा 2019 में और सॉरी 2017 में, और तीसरा 2025 में किया है। ठीक है, और इसकी जो सदस्यता कितने परसेंट की है? तो 25% बजट की सदस्यता है। ठीक है, यूनेस्को में योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? क्या बोल रहा है? गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में यह प्लांट बनाया गया है। ठीक है, गोरबिया सौर पावर प्लांट 8 महीने में कम समय में तैयार किया गया है। जो जो गोरबिया पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट, वो 8 मंथ में स्टार्ट किया गया। इतना जल्दी काम खत्म करके और स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, इस परियोजना की कुल क्षमता जो होगा, जो ये प्लांट की जो क्षमता होगी 435 मेगावाट का 435 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा, जो कि अप्रोक्स होगा 1,28,000 घरों को ये स्वच्छ बिजली देगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा बख्शी चंद बंधु ने किया था। दोस्तों, ये कहाँ पे, कौन सा राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा में, याद रखिएगा। दोस्तों, ये चर्चा में रहने का कारण यह है कि राज्य सरकार में अभी शिक्षा नीति पे कुछ बदलाव किया जा रहा है, जिसमें 8th क्लास की जो पुस्तक है उसमें पाइका विद्रोह का एक चैप्टर है, उससे बुक से हटा देने की घोषणा की है। तो इस कारण से जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, वो इसका विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये अभी चर्चे में है पाइका विद्रोह। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई बैंक विकास बैंक एडीबी क्या बोल रहा है? एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 2025 में कितनी रहेगी? तो कितनी रहेगी दोस्तों? तो ये 6.5 रही, और जो 2026 में होने की जो संभावना है वो 6.7% की। अभी कितनी है? 6.5 है, और जो जीडीपी 2026 की अनुमानित है वो कितनी है? 6.7 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र पर चेता किस संस्थान द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है? तो किस संस्था द्वारा निर्मित किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल के द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों, इसका जो लॉन्चिंग डेट था वह था 23 जुलाई 2025 को। कहाँ पे? गोवा में, गोवा वास्को में, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे? गोवा वास्को में। दोस्तों, ये जो नाविक है उसकी जो भार क्षमता है वो है 14 अधिकारी का और 115 नाविकों का। ठीक है, इसकी खास बात है दोस्तों की 72%, ये 72% है वो स्वदेशी रूप से निर्मित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में अफ्रीकी वंशज समुदाय की सबसे अधिक भूमि बिना कानून मान्यता के है? क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस देश में अफ्रीकी वंशज जो है समुदाय है कि सबसे अधिक भूमि बिना कानून मान्यता के है? तो ये कहाँ पे? ब्राजील में। ये चर्चा में था कुछ दिनों पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूके के बीच 2025 में हस्ताक्षरित सेटा समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या बोल रहा है कि सेटा समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेटा यानी कॉम्प्रहेंसिव, इसको आप लोग याद रखिएगा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमी एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रेड कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। इस कारण से यह समझौता किया गया है। समझौता में दोस्तों क्या है कि भारत की 99% जो निर्यात है और यूके के 90% निर्यात वस्तुओं को टैरिफ मुक्त प्रवेश होगा। क्या बोल रहा है कि 99% मतलब
भारत के कुछ ही वस्तुओं पे टैक्स लगेगा निर्यात में, और यूके का ये इंडिया का हो गया, और यूके का जो है 90% 90% जो निर्यात है वो टैरिफ मुक्त होगा। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में रूसी रूबल की मजबूती का मुख्य कारण क्या है? क्या बोल रहा है? 2025 में रूसी रूबल, रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसकी मजबूती का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है रूस की कड़ी मौद्रिक नीति और शांति वार्ताओं की उम्मीद। क्या बोल रहा है कि रूस की कड़ी नीति और मौद्रिक नीति और शांति वार्ताओं का उम्मीद। दोस्तों क्या बोल रहा है कि 2025 में की शुरुआत में अब तक रूबल जो है वह डॉलर के मुकाबले 45% मतलब मजबूत हुआ है, मजबूत हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित है? क्या बोल रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डिजिटल भारत निधि। क्या है? डिजिटल भारत निधि, ठीक है, को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 का जो उद्देश्य है दोगुना करते हुए 1 ट्रिलियन प्रतिवर्ष करना है। क्या बोल रहा है कि ये इस नीति को लाने का मुख्य लक्ष्य है कि वह 1 ट्रिलियन पर ईयर करने का लक्ष्य है। दोस्तों इससे क्या होगा कि 2030 तक देश में 90% जो जनसंख्या होगी वो 5G नेटवर्क से कवरेज हो जाएगी। जो 90% 2030 तक लक्ष्य कितने का रखा गया है? तो 2030 तक जो 90% जो जनसंख्या है वो 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत प्रोत्साहन योजना और तरह का लाया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ULPGM V3 मिसाइल को किस प्रकार से प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है? क्या बोल रहा है? ULPGM V3 मिसाइल को किस प्रकार के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है? तो क्या है इसका सही आंसर? मानव रहित हवाई वाहन के द्वारा, UAV के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। ये जो डेवलप किया है DRDO द्वारा डेवलप हुआ है, DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो परीक्षण है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप। ये कुर्नूल कुर्नूल जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है। इसका जो वेट है, इस मिसाइल का जो वेट होगा वो 12.5 किलोग्राम का होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा कितने वर्ष बाद फिर से शुरू किया है? क्या बोल रहा है? भारत ने चीनी जो नागरिक के लिए पर्यटन वीजा है वो कितने वर्ष के बाद फिर से शुरू किया है? तो 5 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 5 वर्षों के बाद, ठीक है। दोस्तों क्या हुआ था कि कोविड 19 महामारी और भारत चीन के बीच जो विवाद हुआ था उस कारण से जो ये वीजा था वो बंद कर दिया गया था, वो अब पुनः चालू किया जा रहा है, ठीक है। यह जो निर्णय है कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः आरंभ के तुरंत बाद लिया गया। ये जो यात्रा है वो कब से लिया गया है? तो मानसरोवर के जो यात्रा है, तिब्बत में जो मानसरोवर है वो सब की जो पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है ये। और दोस्तों क्या है कि ये चीनी नागरिक अब ऑनलाइन वीजा आवेदन कर सकता है। मतलब 5 साल के बाद ये पोर्टल खुलने के बाद अब चीनी नागरिक 5 साल के बाद ये वीजा ऑनलाइन के थ्रू ही आवेदन कर सकते हैं। उद्देश्य क्या होगा कि भारत और पर्यटन क्षेत्र को फिर से जीवंत करना और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना, और इससे भी क्या होगा कि आर्थिक जो कंडीशन होगा, आसपास की गतिविधियां होगी इकोनॉमिक रूप से वो बढ़ेंगी, ठीक है। इसको तो याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन की अनुबंधनकारी पक्षों के सम्मेलन COP15 की 15वीं बैठक कब और कहां आयोजित हुई? तो कहां आयोजित हुई? तो ये 23 से 31 जुलाई 2025 को विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुई थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एक परिस्थितिकी एक जीव का पता चला है, क्लेवलीना। क्या है? क्लेवलीना ओसी पांडे
का पारिस्थितिक महत्व क्या है? तो ये इसका जो महत्व है, ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म शैवालों को फिल्टर कर जल को स्वच्छ करना इसका एक महत्व है। ये एक प्रजाति जो हाल ही में खोजी गई है। यह जो प्रजाति है वो कार्मेटा कार्मेटा संघ का यानी समूह का प्रजाति है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ पे पाया गया है? तो जापान में। जापान में जापान के ओकिनावा में। ठीक है, इसको याद रखिए। इसका जो काम है वो क्या है कि बैक्टीरिया और सूक्ष्म शैवाल को फिल्टर करके स्वच्छ जल प्राप्त करा, स्वच्छ जल को बनाना। ठीक है, इसका मुख्य कारण है इस जीव का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूएवी लॉन्च्ड प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण किस संस्था पर किया गया है? तो किस संस्था पे किया गया है? तो यह कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMBVRY का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार का सृजन करना। इसका इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। किसका? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का उत्पन्न करना। ठीक है, ये जो कब से लागू हो रहा है? तो 1 अगस्त 2025 से यह शुरुआत होगा। इसका जो बजट होगा दोस्तों वो होगा 99,446 करोड़ का। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये योजना कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 1 अगस्त 2025 से। ये इंपॉर्टेंट है। और जो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है उसका जो मेन उद्देश्य याद रखिएगा कि रोजगार को सृजन करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल उच्च न्यायालय द्वारा जारी जिला न्यायपालिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों के उपयोग संबंधी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है AI ने इसका बी सही आंसर है। AI के जिम्मेदार और सीमित उपयोग को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो AI के जिम्मेदार और सीमित उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें 4 प्रमुख सिद्धांत रखे गए हैं, जिसमें से पहला है पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा है निष्पक्षता और तीसरा है जवाबदेही। ठीक है, और चौथा है गोपनीयता। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यही है। 4 इसके कारण से क्या बोल रहा है केरल के उच्च न्यायालय द्वारा यह लागू किया गया है AI के जिम्मेदारी और सीमित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। कितना? 10% सामान्य वर्गों के लिए। सामान्य वर्ग में EWS जो लोग हैं आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 10% स्पेशल आरक्षण देने की घोषणा की है। दोस्तों EWS आरक्षण 2019 में 103वें अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इसे लागू किया गया था। यह सामान्य और अग्रणी जातियां हैं और आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार है उनको 10% कोटा प्रदान किया गया था। दोस्तों इसी के साथ आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा है उसको हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। 1 या 2 बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा एग्जाम जाने से पहले। और ये सब जितने भी क्वेश्चन एक बार रिवाइज करवाया जाएगा मंथली के करंट अफेयर में जितने भी होगा ऑनलाइनर के तौर पे। ठीक है, तो मंथली भी जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम कंटिन्यू आप लोग को देते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी एग्जाम आप लोगों का आ रहा है वो करंट में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।